नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी खबर की। सूरत, इंदौर के बाद पुरी में भी कांग्रेस को अब झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट को लौटा दिया है। सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। फंड न होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसा सुचारिता का कहना है। सोमवार को पुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर अब प्रेशर जो है काफी ज्यादा बन चुका है। आपको बता दें कि सुचारिता बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में थी। पुरी सीट से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रत्याशी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत और इंदौर के बाद अब उड़ीसा के पुरी से भी कांग्रेस को झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस लौटा दिया है। सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और वजह उन्होंने ये बताई है कि फंड ना होने की वजह से चुनाव वो नहीं लड़ना चाहती हैं। सोमवार को पुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर अब काफी ज्यादा दबाव है, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी सुचारिता मोहिंता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आखिरी वक्त पर सुचारिता ने टिकट वापस लौटा दिया है, चुनाव लड़ने से इनकार किया है और फंड ना मिलना, पर्याप्त फंड ना मिलना उन्होंने वजह बताई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले खजुरोहा में पर्चा खारिज हुआ उनका। फिर सूरत की बात करें तो बीजेपी में जो प्रत्याशी था वो बीजेपी में चला गया। अब इंदौर में खेला हो चुका है कांग्रेस के साथ, बीजेपी में शामिल हो गई है कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से पहली तस्वीर, जहां जो प्रत्याशी थी कांग्रेस की, उनका पर्चा खारिज हो गया। दूसरी तस्वीर आपको सूरत से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस का जो प्रत्याशी था चुनावी मैदान में, उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जहां पहले खजुराहो में पर्चा खारिज हुआ था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। तो ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूरत से, जहां कांग्रेस का भी पर्चा खारिज हो गया था और जो प्रत्याशी था उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद जो पहली जीत बीजेपी को मिली, जो सबसे पहला कमल खिला, वो सूरत में खिला। माफी चाहेंगे, आपको बता दें कि नामांकन जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां से वापस ले लिया था, जिसके बाद निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे बीजेपी प्रत्याशी। और ये तीसरी तस्वीर आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी जो है कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और अब ये चौथा मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा यहां से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, टिकट वापस कर दिया है। अजीत कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से इंदौर में झटका लगा कांग्रेस को, उसके बाद सूरत में अब ये तीसरा मामला है जहां पर एक बार फिर से पुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल रिया, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है, तो ऐसे वक्त कांग्रेस को एक और झटका लगा है, जहां उड़ीसा के पुरी से जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी चुनावी मैदान सुचारिता मोहंती, जिन्होंने साफ तौर पर टिकट वापस कर दी है और चुनाव लड़ने से साफ तौर पर मना कर दिया है। सुचारिता मोहंती ने टिकट वापस करते हुए ये बात कही है कि उन्हें पार्टी की तरफ से वो पर्याप्त फंड नहीं मिला जिससे कि वो चुनाव लड़ सके, और ये बात कहते हुए उन्होंने जो अपनी टिकट है वो वापस कर दी। यहाँ सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात वो ये है
कि जिस सीट से पुरी से जिस सीट से सुचारिता मोहंती चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के तरफ से, उनके विरोध में भाजपा से संबित पात्रा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं और संबित पात्रा जो एक बड़े टावर नेताओं में उनकी गिनती जो है वो गिनी जाती है, वो यहाँ पर भाजपा की तरफ चुनावी मैदान में है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक को मुकाबला देखने को मिल सकता था, लेकिन उससे पहले ही जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस पर पर्याप्त फंड न होने की बात कहते हुए अपनी जो टिकट है वो वापस लौटा दी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो कांग्रेस के जो भाजपा के जो प्रत्याशी है संबित पात्रा, उनका यहाँ पर जीतना लगभग तय हो चुका है। जी अजीत, जिस तरह से सोमवार को पुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है, तो क्या माना जाए कांग्रेस की अब क्या कुछ रणनीति बना सकती है, या फिर जिन्होंने पर्चा वापस लिया है या जिन्होंने टिकट वापस किया है उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? देखिए बिल्कुल भैया, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत जो है वो आगे काम करते हैं, क्योंकि अभी जो है 2 दिन का समय है। अगर आप बात करें, अगर आज का दिन ले ले तो लगभग 3 दिन का समय अभी शेष है कांग्रेस के पास की नामांकन के लिए। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत काम करती है, क्या वहां पर कोई नया प्रत्याशी उतारती है या फिर मोहंती को ही मनाने का प्रयास किया जाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अजीत, जिस तरह से सुचारिता ने कहा है, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने कहा फंड ना होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रही हूं और इसी वजह से उन्होंने अपना जो टिकट है वो लौटा दिया। किस तरह से इसे देखा जाए, क्या इस पर आला कमान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा या कुछ कहा गया है इस पर? अब देखिए बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज इसको हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का तो एक के बाद एक नीचे गिरता नजर आ रहा है, उसी का एक परिणाम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी वो उनके मन में कहीं ना कहीं आशंका जरूर बनी हुई है और शायद इसी का परिणाम है कि यहाँ पर कांग्रेस जो प्रत्याशी है, ये कहा जा सकता है कि पहले ही हार मान चुकी है और इसी वजह से उन्होंने अपना टिकट जो है वो वापस लौटा दिया। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस यहाँ पर किस रणनीति के तहत काम करती है, क्या उन्हीं को सुचारिता मोहंती को ही बनाने का प्रयास करती है या फिर कोई नया कैंडिडेट वहां पर उतारती है, या फिर जिस तरीके से इससे पहले सूरत में देखने को मिला यहाँ भी वही चीज देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात देखने वाली बात। अजीत, जिस तरह से सुचारिता ने अपना जो टिकट है वो लौटाया, इसके बाद अब जो है बीजेपी से चुनावी मैदान में संबित पात्रा है, किस तरह से इस फाइट को देखें, क्योंकि पर्चा जो है उन्होंने जो टिकट है वो लौटा दिया है, अब आगे क्या, क्योंकि सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है? बिल्कुल, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है, पुरी में जो चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस टिकट से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट अपना लौटा दिया है, तो अब जो है भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा का न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा जो है उनकी जो जीत है वो लगभग, और यही चीज अजीत इससे पहले इंदौर में और सूरत में भी देखने को मिली, जहां वहां भी कांग्रेस को झटका लगा और अब ये तीसरा प्रकरण है ऐसा। बिल्कुल, यहाँ पर इससे पहले भी सूरत में जो भाजपा प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध जीत गए थे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ भी एक तरीके से वही परिस्थिति होती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहे कि कांग्रेस के साथ यहाँ पर एक बड़ा खेला जरूर हो गया है, जो कि अब देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस इसको इस स्थिति से कैसे निपटती है वो सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ा विषय यही है कि कांग्रेस इस परिस्थिति से कैसे निपटेगी, क्या कांग्रेस किसी नए प्रत्याशी? बिल्कुल अजीत, कांग्रेस की प्रत्याशी पुरी से सुचारिता, उन्होंने अपना जो टिकट है वो वापस लौटा दिया है, फंड ना मिलने की उन्होंने वजह बताई है। ऐसे में बीजेपी के जो प्रत्याशी है संबित पात्रा, उनके सामने अब किस तरह से लड़ाई होती है या फिर किस तरह से अब कांग्रेस आगे क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर ने अंदर की सब बात पब्लिक कर दी है। दिल्ली वालों ने पूछकर दिया विभाग, ऐसा राजभर ने कहा है। साथ ही राजभर बोले कि दिल्ली वालों ने पूछा है कौन सा विभाग लोगे, मैंने कहा जो मुख्यमंत्री के पास है वो चाहिए। घोसी में चुनाव प्रचार के दौरान ये बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर का सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने
अंदर की जो सारी डिटेल्स है, सारी बातें हैं, वो पब्लिक कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली वालों ने पूछकर विभाग दिया है। दिल्ली वालों ने पूछा कि कौन सा विभाग लोगे, मैंने कहा जो मुख्यमंत्री के पास है वो विभाग चाहिए। तो घोसी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ा बयान दिया है। पूछ करके दिल्ली वाले पूछ करके दिए विभाग, कौन सा विभाग लोगे? हमके दोनों में जब घूमी जाए जब पूछा गया तो बेटा दोनों में जब घूमी जाओ कौन चाहिए? कहीं का मतलब हमको मतलब बात समझिए। हम पूर्वांचल कहीं बिहार में भोजपुरी चला, कोई के कैसे बोलत नहीं हो, कौन बात का मतलब बताओ। हमके जौन मुख्यमंत्री जी के पास मालगांव भर लीजिए। मुझे आश्चर्य लगा एचएम साहब की बात और पीएम साहब की बात कि ओम प्रकाश राजभर वो तो तेरे मांगने पर मिल रहा है, हम तुझे स्वेच्छा से दे रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग इसको भी चला करके थोड़ा। तो एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर अपने विवादित बयान की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं। आपको बता दें कि घोसी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने अंदर की बातें बताते हुए कहा कि मुझसे पूछकर दिल्ली वालों ने मुझे विभाग दिया। दिल्ली वालों ने पूछा कि कौन सा विभाग लोगे, तो मैंने कहा जो मुख्यमंत्री के पास है वो विभाग लूंगा। तो घोसी में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया। एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर अपने विवादित बयान की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर का एक और विवादित बयान वायरल हुआ था, चर्चाओं का विषय बना था, जिसमें वो पीला गमछा लेकर किसी भी पुलिस थाने में चले जाओ आप, इसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जो चर्चाओं में रहा था। इसके बाद एक और बयान अब उनका वायरल हो रहा है। वहीं बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की। आदित्य यादव के समर्थन में अखिलेश यादव ने जनसभा की। तीसरे चरण में बीजेपी को साफ कर देगा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। जनता ने बीजेपी को 2 चरणों में पलट दिया है। बीजेपी के लोग नकली बातें करते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। साथ ही फसल की लागत नहीं निकाल पा रहे हैं किसान। तो बदायूं में तीसरे चरण में चुनाव होना है। आज सबसे बड़ी जीत किसी विधानसभा में होने जा रही है तो यही सैसवान विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जिताने जा रहा है। आपका और हमारा चुनाव 7 तारीख को है। वैसे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। ये चुनाव जो हो रहा है, हालांकि यहां से आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक ये चुनाव है, जिस क्षेत्र में वोट इस चरण का आखिरी पड़ने जा रहा है, वो चाचा का क्षेत्र है, जसवंत नगर क्षेत्र है, और वो मैनपुरी लोकसभा में आता है। अब ये मुकाबला इस बात का है कि सैसवान के लोग ज्यादा वोटों से जिताएंगे कि चाचा के क्षेत्र के लोग समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोटों से जिताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि बदायूं की जनता ने इतना प्यार दिया है चाचा को कि अब चाचा यहीं के रह जाने वाले हैं। तो बदायूं में आपको बता दें कि तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग है। ऐसे में पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। अखिलेश यादव ने बदायूं पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां गठबंधन प्रत्याशी कुशल तिवारी नॉमिनेशन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि रैली निकालकर नारेबाजी के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं अब बात
एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं। नोएडा से आपको बड़ी खबर बता दें, एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई जो है लगातार जारी है। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एल्विश के खिलाफ ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। साथ ही बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी ईडी पूछताछ करेगी। रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में यह जांच होगी। महंगी कारों के काफिले के बारे में भी एल्विश यादव से पूछा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। फिलहाल एल्विश यादव जमानत पर बाहर है। तो एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और अब ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद माना यही जा रहा है कि ईडी एक बार फिर से एल्विश यादव को समन कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल एल्विश यादव अभी जमानत पर बाहर है। हालांकि एल्विश यादव के साथ ही पूछताछ के साथ जो रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस और बड़े होटल के मालिक हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में ये जांच चल रही है। साथ ही एल्विश यादव से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महंगी कारों के काफिले के बारे में भी पूछा जाएगा। प्रवीण कुमार हमारे साथ संवाददाता गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी ईडी ने दर्ज कर लिया है। आगे क्या कुछ इस मामले में? जी रिया, बता दें एल्विश यादव की आने वाले समय पे जो मुश्किलें बढ़ती जाएगी, जैसे कि पहले सेक्टर 51 में इनके खिलाफ पीएसए के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था वन्य जीव संरक्षण के तहत पीएसए की संस्था के द्वारा, और आज जो है ईडी ने इस मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और लगातार जो है अब ईडी जो है अब उनको समन भेजेगी। और उनकी प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि जिस तरीके से एल्विश यादव का 3 राज्यों में जो मुकदमा दर्ज है, पंजाब, नोएडा और गाजियाबाद में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो ईडी ने इनके इस बारे में जब जानकारी निकाली कि रेव पार्टियों में, बड़े बड़े रिजॉर्ट में सांपों के जहर और तस्करी के मामले में इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इनके घर पे गाड़ियों का काफिला भी मिला है, जिसको देखते हुए ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इनके खिलाफ जो है एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी जांच प्रारंभ कर दी है। अब इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय जो है एल्विश यादव को समन भेजेगी, उसके बाद उन्हें बुलाया जाएगा और उनके खिलाफ जांच के बाद उनकी रिपोर्ट लगाई जाएगी। जी रिया। प्रवीण, जिस तरह से जिन होटल्स या फिर रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस की बात सामने आ रही है, जिनके मालिकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्या माना जाए ये सांपों के जहर सप्लाई वाले मामले में ईडी की जांच का दायरा कहां तक पहुंच रहा है? रडार में आगे और कौन कौन हो सकता है? जी रिया, बता दरअसल जब सेक्टर 51 के एक रिजॉर्ट में जब ये रेप पार्टी कर रहे थे तो पीएससी की तरफ से सूचना दी गई थी, जिसमें रिजॉर्ट के मालिक समेत सांप के जो सपेरे हैं और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जाहिर सी बात है, जो जांच का दायरा जो है रिजॉर्टों के मालिक, नोएडा और होटलों के मालिक और सपेरों तक पहुंचेगा, क्योंकि जहर की तस्करी का जो मामला बताया जाता है उसके अंदर लाखों में जो जहर एमएम में जो जहर होता है उसका सेवन जो है नशे के रूप में किया जाता है, जिसकी कीमत लाखों में आकी जाती है। तो ईडी को ये अंदेशा जताया जा रहा है कि एल्विश यादव काफी लंबे समय से जहरों की तस्करी और सांपों की तस्करी के भी उनका जो है काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अब ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जांच की बात करें तो रिजॉर्ट और जो होटल है और एनसीआर के जो नामचीन कारोबारी हैं उन तक ये जांच पहुंच सकती है। प्रवीण, जिस तरह से क्योंकि अब केस दर्ज कर लिया है ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का और एल्विश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्या माना जाए आगे एल्विश यादव को क्या ईडी समन कर सकती है? और अगर समन करती है तो कब समन भेजा जाएगा या अभी थोड़ा इंतजार किया जाएगा? निश्चित तौर पर जैसे कि कल लखनऊ के प्रवर्तन निदेशालय में जो है इनका पीएमएलए के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके बाद जो है उनके ईडी के आला अधिकारी जो है सम्मन उनको भेजेंगे। सम्मन भेजने में जो है 1 हफ्ते का समय लगता है कि क्योंकि वहां से सम्मन तैयार होगा,
बाय पोस्ट उनके पास जाएगा और उनके रिसीव करने के बाद ही ये पता पक्का हो सकेगा कि जब एल्विस यादव उनके समन को रिसीव करेंगे उसके बाद ही जो है ईडी उनसे जवाब दाखिल करेगी। अगर वो ईडी उनसे कोई जवाब दाखिल नहीं करते उनकी तरफ से तो ईडी उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब मुकदमा दर्ज करती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। ये पहला ऐसे शख्स नहीं है जिनके खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। यानी प्रवीण, अब एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर दिया है और किसी भी वक्त उन्हें समन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयानों पर पीएम पर प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा वो मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने कहा यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता। वो आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे? उनकी कार्यशैली, वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।